So, hello everyone, this is Literature Lamb, and I am here again with another video of authors and works MCQs. So, those who are new to my channel, I post videos on language and literature, that is English, and today we'll be doing some MCQ for UGC NET and PhD exams. And this video is going to be the part 3rd of already posted videos on works of authors, important authors and works. So चलिए शुरू करते हैं. Make sure if you like the video you give it a thumbs up and subscribe to the channel, because I post videos to make your education somewhat easy. Those who are UGC NET aspirants, they can easily watch my videos and they can practice the English literature paper 2 sets. So yes, let's start the video. So देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which poem by John Keats should be a logical choice at a United States presidential inauguration? सो क्वेश्चन अपना ध्यान से पढ़ें आप. चारों ऑप्शन भी मैं पढ़ूंगी, रीड आउट करूंगी. आप अपना क्वेश्चन ढंग से पढ़ें और पहले अपना आंसर चूज़ कर लें. सो लेट्स रीड इट अगेन. विच पोएम बाय जॉन कीट्स शुड बी अ लॉजिकल चॉइस एट अ यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन? इन अर्लियर टाइम्स व्हेन प्रेसिडेंट्स होते थे या प्राइम मिनिस्टर्स होते थे तो उनकी इनाग्रेशन होती थी, तो उसमें बड़े बड़े पोइट लॉरेट जो होते थे और जो फेमस पोइट होते थे उस टाइम के, वो उस टाइम पे उसको इनाग्रेट किया करते थे और वो अपनी बेस्ट वर्क को उसमें बोला करते थे या रिसाइट किया करते थे या प्रेजेंट किया करते थे. तो वही ये चीज़ आ रही है. तो एंड जॉन कीट्स की इन्होंने पूछी है. तो वी हैव हेयर 4 ऑप्शंस: एंडीमियन, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, सेंट एग्नस ईव एंड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. सो दीज 4, रिमेंबर, कंसिडर ऑल द ऑप्शंस एंड लेट्स सी कि कौन सा सही होगा. इनमें से जॉन कीट्स का कौन सा है सबको पता होगा वर्क, तो इसमें से जॉन कीट्स के 1, 2, 3 कहीं हैं. तो देखते हैं राइट आंसर क्या है. सो द राइट आंसर इज सेंट एग्नस ईव. सेंट एग्नस ईव. द इनॉग्रेशन अकर्स ऑन 20th January, which is Saint Agnes Eve. John Keats studied medicine and died early due to TB. His work still seems to be the modern and relevant today. तो इसका आंसर देखते हैं. ये रहा इसका आंसर. सो राइट आंसर इज सेंट एग्नेस ईव. सेंट एग्नेस ईव जो है एक डे भी होता है, सेंट एग्नेस का डे बनता है, तो उस ईव के लिए ये बुक लिखी गई थी, जो वर्क लिखा गया था. सो दिस इज इट. द इनॉग्रेशन अकर्स ऑन 20th January, विच इज़ सेंट एग्नेस ईव. और मैंने आंसर्स में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड की है ताकि हमें जब हम पीएचडी की तैयारी कर रहे होते हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली इन लिटरेचर, वी हैव टू गो बियॉन्ड द नॉर्मल नॉलेज ऑफ एनी वर्क और राइटर. हमें उससे बियॉन्ड जाना होता है. हमें उसकी एक एक डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो किसी भी डिटेल से पूछे जाते हैं. तो हम किसी राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी पोइट के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट फ्रॉम हिज वर्क्स एंड हिज इम्पॉर्टेंट डेट्स, वट एवर इट इज़. तो राइट आंसर है हमारा सेंट एग्नेस ईव, और ये पब्लिश हुआ था 1820 में. मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है चीज़, हमें पब्लिशिंग डेट याद होनी चाहिए. तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मैं वीडियोस लेके आती हूँ तो मैं उसमें ज़रूर मेंशन करती हूँ पब्लिशिंग डेट्स. तो सेंट एग्नेस का है हमारा 1820. डेट ज़रूर याद रखना. इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है जॉन कीट्स के बारे में. दैट जॉन कीट्स स्टडीड मेडिसिन एंड डाइड अर्ली ड्यू टू टीबी. से उनकी डेथ हुई थी. डेथ कॉज भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में. एंड हिज वर्क स्टिल सीम्स मॉडर्न एंड रेलेवेंट टुडे. सो यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सो हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स रीड इट आउट. The novelist Anthony Trollope wrote which of these series of
बुक्स। एंथनी ट्रोलॉप का नेम सबने सुना होगा, लिटरेचर स्टूडेंट्स ने ज़रूर सुना होगा। तो नॉवलिस्ट एंथनी ट्रोलॉप की इनमें से कौन सी बुक्स हैं सब में से? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जब क्वेश्चन हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें उसका आंसर पता होता है, हमें एक मेथड अपनाना होता है जो कि होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यू का एक तरह से सीक्रेट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो हम सारे ऑप्शंस देखते हैं, चाहे वो कोई सा, चारों ऑप्शन देखते हैं, फिर उनमें से देखते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है, उसको रिमूव करते हैं, फिर जो बचता है हम उसको चूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है एना कैरेनिना एंड वॉर एंड पीस। सेकंड इज द पलाइजर्स, द बारचेस्टर, डेविड कॉपरफील्ड, बर्नबी रज, एनिमल फार्म, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन। So we have 4 options here. Let's try the elimination method here. Those who are well versed in literature वो इसको आराम से सॉल्व कर देगा विद एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले देखते हैं हमारा ऑप्शन ए, एना कैरेनिना एंड वॉर एंड पीस। क्लियरली ये है कि जो ये वर्क है वो किसने लिखा है? हमारा लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। लियो टॉल्स्टॉय जो हैं हमारे, उन्होंने ये लिखा है, तो ज़रूर याद रखना। तो ये हो गया हमारा कैंसिल। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं द पलाइजर्स बारचेस्टर। अभी हमें इसके बारे में नहीं पता, इसको हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डेविड कोपरफील्ड एंड बार्नबी रज। डेविड कोपरफील्ड एंड बार्नबी रज एवरीवन न्यू दैट। ये किसका है? हमारा चार्ल्स डिकेंस का। चार्ल्स डिकेंस का है। सो ये भी हो जाता है हमारा कैंसिल। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो है एनिमल फार्म, डाउन आउट इन पेरिस एंड लंडन। बिल्कुल क्लियर है, एनिमल फार्म के राइटर जो है वो है हमारा जॉर्ज ऑरवेल। एक्सक्यूज़ माई राइटिंग। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है उन्होंने एनिमल फार्म लिखा है, तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि एनिमल फार्म भी नहीं है। तो हमारा लास्ट जो ऑप्शन बचा वो कौन सा बचा है? द पलाइजर्स एंड द बारचेस्टर। द पलाइजर्स एंड द बारचेस्टर। सो द आंसर इज पलाइजर्स एंड द बारचेस्टर। और जो पलाइजर्स और बारचेस्टर हैं, बारचेस्टर टॉवर जो है एंटनी ट्रोलॉप की जो है फेमस वर्क है, और ये 1857 में आया था। पब्लिश जब हुआ था ये द बारचेस्टर, ये हुआ था 1857। डेट्स को ज़रूर नोट डाउन करें, वर्क को भी नोट डाउन करें, वीडियो को रोक के देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है। और जो इसका वर्क है पलाइजर्स जो है एक वर्क है जो कि ग्रुप ऑफ 6 नॉवेल्स हैं। इसमें 6 नॉवेल्स का जो ग्रुप है उसको द पलाइजर्स बोलते हैं। पलाइजर्स उसको नाम दिया गया है इन्होंने। तो ये किसके वर्क हैं? सब एंटनी ट्रोलॉप के। आंसर्स की थोड़ी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दी है, वो ज़रूर इसको पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। सो द करेक्ट आंसर इज़ द पलाइजर्स, द बारचेस्टर। एंथनी ट्रोलॉप worked as civil servant for many years. His Barchester and Palliser novels are eminently readable and various times have been adapted for TV in Barchester. And the Palliser's novel follow a family saga, जिसके अंदर जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसको ज़रूर सर्च करना, रीड करना कि क्या इसके पीछे है इस नावल में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किम, जस्ट सो स्टोरीज एंड द किंग्स क्रिसमस ब्रॉडकास्ट इन 1932 वर रिटन बाय होम। सो हमें वर्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे सारे, और हमसे पूछा गया है कि ये किसने लिखे हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने। स्टैनले बॉल्डविन, अगाथा क्रिस्टी, विंस्टन चर्चिल एंड रुडयार्ड किपलिंग। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। आई होप आपने सही आंसर चूज़ किया होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इवन इफ़ वी नो अ सिंगल थिंग अबाउट सम राइटर तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि किम का मुझे पता है कि किम किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। सो द राइट आंसर इज़, लेट्स सी, रुडयार्ड किपलिंग। ही वॉज अ प्रोलिफिक ऑथर एंड सबसे फेमस उनकी जो है जंगल बुक है,
The Jungle Book. He lived for many years in India and also lived in USA. तो इंडिया में तो ये बहुत रिनाउंड हैं ऑलरेडी, रुडयार्ड किपलिंग. So yes, this is the answer, and you must note down the important points I am telling you in the video. So yes, चलें आगे, चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. So the next question is, what occupation was practiced by the following authors: Anthony Buckridge, Anthony Buckridge, Eleanor Brand-Tyre, Richmel Compton. So these three जो authors हैं ये, इनका इन्होंने क्या पूछा है? occupation पूछा है. So the occupation, we have options here: market gardeners, accountants, teachers and dentists. So without any delay, let's see the answer below. So here we have our answer. The answer is the teachers. All the above three writers were teachers. That's why they got this opportunity, where they have seen the behavior of children, and that's why they wrote children's books. Buckridge gave us the Jennings book, and they have their different works. You should note down this. This is important. So let's see the next question. And please, if you like the video, if you are enjoying the video, give it a thumbs up and do subscribe to the channel, because I post videos on literature and language. Do share the videos as well. Now see the next question. Okay, this question is very interesting, my favorite one. So here, Mrs. Marks Malouin was a writer better known by another name. Means ये इनका नेम नहीं है, इनका पेन नेम अलग होगा. तो ये नेम है उनका, लेकिन हम इनको किसी और नाम से जानते हैं, by another name. Who was most noted for which genre of literature? तो मिसेस मैक्स मैलोविन किस जॉनरा के लिए फेमस हैं लिटरेचर की? देखते हैं इसके हम ऑप्शंस: रोमांटिक, वेस्टर्न, वॉर, डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री. सो दीज आर द ऑप्शंस. दोज जिनको ये नाम पता है, जो ये नाम पहचान गए, मिसेस मैक्स मैलोविन. और जो नहीं पहचाने वो अब पहचान जाएंगे, क्योंकि जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा सब जानते हैं उस नाम को, बहुत फेमस नाम है. तो देखते हैं नीचे इसका आंसर. तो आंसर तो जो है हमारा वो है डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री, बिकॉज डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री की जॉनरा के लिए ये फेमस है. और इनका जो नेम है, जिस नेम से हम इनको जानते हैं, वो है हमारा अगाथा क्रिस्टी. तो अगाथा क्रिस्टी के नाम से हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं राइटर को, जो कि किस लिए फेमस हैं. वो अपनी डिटेक्टिव और हिस्ट्री वर्क्स के लिए और नॉवेल्स के लिए फेमस हैं. अगाथा क्रिस्टी वॉज 15 years old than her second husband. Okay, interestingly, she accompanied him on some archaeological expedition and used the experience in some of her death on the Nile being an example. So she is most famous for her detective and mystery works. Remember this. Agatha Christie is a great name in this genre, detective and mystery. She has created some of the very famous characters as well. तो ज़रूर अगाथा क्रिस्टी के बारे में पूरी डिटेल लें, पूरे इनके वर्क्स की डिटेल लें, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर का. सो यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले. So here the next question. There has long been a history in Britain of politicians also being author. तो हमेशा से हुआ है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो ऑथर भी बन जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ देख लेते हैं, देश को चलाते हैं, देश को देखते हैं, तो वो उस टाइम पे बहुत चीज़ें सीखते हैं. और वो ऑलरेडी बहुत इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं वही होते हैं जो पॉलिटिशियन बनते हैं, तो वो ऑथर्स भी होते हैं. देन विच 19th century politician was the author of the Coningsby? So here it is asked that 19th century के कौन से पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने वर्क लिखा है, जो कौन सा? कॉनिंग्सबी वर्क जो है वो किसने लिखा है? नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस. लॉर्ड शाफ्टसबरी, जेम्स ग्राहम, बेंजामिन डिज़रेली, सर रॉबर्ट पी.
सो देर इज़ वन मोर ऑप्शन जो मैं भी कई बार फॉलो करती हूँ. मैं क्वेश्चन देखती हूँ और मुझे जब ऑप्शन समझ नहीं आता कि कौन सा है, तो मैं देखती हूँ सबसे मुझे सुना हुआ कौन सा लगता है, कौन सा मुझे ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है, मैं कई बार उसको चूज़ करती हूँ. तो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है. तो हो सकता है, तो हम इसमें भी देखते हैं. हमारे 4 ऑप्शन हमने देख लिए हैं. नाउ सीधा कि कॉनिंग्स भी जो है वो किसने लिखी है, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, ब्रिटिश पॉलिटिशियन है ब्रिटेन के. लेट्स सी द आंसर, एंड द आंसर इज़ वेरी नाइस, बेंजामिन डिज़रायली. बेंजामिन डिज़रायली इज़ द आंसर हु रॉट कॉनिंग्स बी. कॉनिंग्स बी इन्होंने लिखी है. डिज़रायली जो हैं उन्होंने बहुत बुक लिखी हैं. ही ऑथर्ड सेवरल बुक्स. ही लिव्ड एट ह्यूगेंटन मैनर नियर हाई वाइकॉम एंड प्राइम मिनिस्टर थे जब, तो उनकी क्वीन विक्टोरिया से बहुत अच्छे रिलेशंस थे. और ये जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आप इसको पढ़ सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यू शुड ट्राई इट बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PhD एग्ज़ाम्स के लिए या फिर नेट के लिए, वो पूछे जाते हैं बियॉन्ड द सिंपल क्वेश्चंस, बियॉन्ड द नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बियॉन्ड तो हमारा कुछ भी हो सकता है लिटरेचर में. इट इज़ लाइक अ सी. तो यस, दैट्स इट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. I was a romantic poet and become poet laureate. I took delight in the natural world and this was clearly shown in my work. Who was I? So clear है कि एक रोमांटिक पोइट है और वो पोइट लॉरेट भी रह चुके हैं. पोइट लॉरेट जो होता है नेशनल बनाया जाता था कि किसी जो सबसे ग्रेट पोइट होते थे उस टाइम के, उनमें से किसी एक को चूज़ किया जाता था दैट यू विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन और आर्ट फॉर्म. तो पोइट लॉरेट वो हुआ करते थे. तो पोइट लॉरेट भी रह चुकी हैं ये, और वो नेचर से बहुत रिलेटेड हैं और वो उनके काम में भी दिखाई देता है. तो हम देखते हैं ऑप्शंस. ओगडन नैश, जॉर्ज बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम शेक्सपियर. सो अमंग all these, which is the most famous name of romantic poet? So we have William Wordsworth. So William Wordsworth is the right answer, absolutely right answer. Now let's see the answer. Yes, so William Wordsworth is the right answer. And William Wordsworth, who was from Cumbria, enjoyed 30-mile walks to see friends, appointed poet laureate, and when he had done his best work such as lyrical ballad. So yes, most famous works हैं इनके. collaboration भी इन्होंने की है, तो दैट्स वेरी नाइस. S.T. कॉलरिज के संग जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स. विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द मस्ट रीड पोइट एंड रोमांटिक. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ड्यू. सो यस, वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन. दिस इज हु रॉट द राइट ऑफ मैन. द राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा है? राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा है? एंड येस, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट जो कॉनिंग्स भी हमने पढ़ा था, कॉनिंग्स भी जो पब्लिश हुआ था, कॉनिंग्स भी पब्लिश हुआ था हमारा 1844 में, बिकॉज in my sense publishing date is also important. So remember that Coningsby was published in 1844. It's a political work because it was written by a politician, so it's a political work. Okay, now let's see resume the video. We were on who wrote the Rights of Man. So the Rights of Man was written by, first of all, let's see the option: Edmund Burke, Andrew Marvell, Wilkie Collins, Thomas Paine. All the 4 options are important and very well known. Very known जो हैं ये सारे के सारे ही options हैं. तो देखते हैं हम अपने options में से कौन सा correct है. Let's see the answer. Yes, so the answer is Thomas Paine. Thomas Paine is the right answer. Thomas Paine was born in England. He moved to America and his book had a profound influence on political development. Political चीज़ें ज़्यादा लिखते थे ये, और ये जो इनकी बुक है
ये पॉलिटिकल ही है. दिस बुक हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द यूनाइटेड स्टेट एज स्पेन आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ मोर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government. So remember this thing. This is a very important information I have mentioned here. मेक श्योर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्स्ट्रा दी है उसको रिवाइज करें, नोट करें या फिर कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लें. इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट राइट्स ऑफ मैन व्हेन इट वाज पब्लिश्ड इन 1791. So it was published in 1791 and it has that backdrop of French रेवोल्यूशन. मीन्स इसमें जो है बात की गई है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की गई है और पॉलिटिकल एक तरह से ये बुक है. सो यस, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ यू आर enjoying the video, please give it a thumbs up so that I'll get some praise from you, so I make another video. Let's see the next question. जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, आई एम हेल्पिंग समवन. सो दिस इज़ द वे यू प्रेज समवन एंड यू इंस्पायर समवन टू डू सम बेटर थिंग्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद विच वॉर इज़ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एसोसिएटेड? किस वॉर के साथ जो है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एसोसिएटेड हैं? राइटर्स जो पहले वर्क लिखते थे या राइटर्स जो खुद होते थे उस टाइम पे, जो पुराने जो राइटर्स हैं उस टाइम पे कुछ ना कुछ वॉर वगैरह हुआ करता था. तो बहुत सारे राइटर्स की ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये राइटर जो हैं वो किस वॉर से कनेक्टेड हैं, उनके जो वर्क हैं वो उन्होंने किस वॉर पे बेस्ड किए थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत रेवोल्यूशंस होते थे या वॉर्स होते थे. सो वी हैव हियर ऑप्शंस: द बोअर वॉर, द इंग्लिश सिविल वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द क्राइमियन वॉर. So Crimean or Crimean War, any of the pronunciation. So we have this, and the right answer will be Crimean War. Let's see the information. So the answer is the Crimean War. Yes, the answer is this, and here is some information about the Alfred Lord Tennyson. You should read this and note it down, or maybe you can take the screenshot. So I'll just brief you about the Crimean War. What is Crimean War? तो जो Crimean War था, this is the Crimean War. जो Crimean War था वो हमारा चला था 1853 से 56 तक. 1853 से 56 तक ये चला था, और ये मेजरली किसके बीच में था? रशिया के बीच में था, और कुछ कंट्रीज़ का अलायंस था उनके बीच में था, और उन अलायंस में आती थी फ्रांस और यूके आता था उनमें. तो ये एक तरह से रशिया और किसके बीच में था? रशिया एंड फ्रांस एंड यूके के बीच में. तो फ्रांस एंड यूके एक साइड थे और रशिया अलग था, और इन दोनों में जो रशिया जो है वो हार गई थी. एक तरह से ये जो वॉर था ये था हमारा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच में और रोमन कैथोलिक्स के बीच में. सो चर्च के और कैथोलिक्स के बीच में था ये. सो पहले वॉर के कोई पता नहीं चलता था हमें क्या है, तो क्रीमियन वॉर ये है हमारा. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप यू आर गेटिंग सम नॉलेज फ्रॉम दीज क्वेश्चंस. सो लेट्स सी. सो हियर वी हैव the book Vanity Fair was authored by which of the following people who had met Napoleon Bonaparte? Who had met Napoleon Bonaparte? तो वैनिटी फेयर जो बुक है वो किसने के द्वारा लिखी गई है जो किससे मिल चुके हैं? नेपोलियन बोनापार्ट से मिल चुके थे. तो हेयर वी हैव सम ऑप्शंस: मैक्समिलियन रोब्सपियर, मार्शल बर्नाडेट, लेटर किंग, and William Makepeace Thackeray, Mary Louise. So we have 4 options here. You can see which is which seems similar to you, और कौन सा सिमिलर लग रहा है या कौन सा तुम एलिमिनेट करके कर सकते हो, वो आपके हाथ में है. आप कैसे कर रहे हैं किसी MCQ को, बट मेक श्योर कि ध्यान दे के करें और सारे राइट एंड लेफ्ट सब देख लें इसका. सो लेट्स सी द आंसर. सो हेयर वी हैव द आंसर, दैट इज़ विलियम मेकपीस थैकरे. विलियम मेकपीस थैकरे. और जो हमारी बुक थी वैनिटी फेयर, एक बार पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ.
तो हमारी जो बुक थी वैनिटी फेयर जो थी वो आई थी 1847 से लेकर 48 तक, क्योंकि ये आई थी एक सीरियल के फॉर्म में। तो ये 47 से लेकर 48 तक ये पब्लिश की गई थी सीरियल फॉर्म में, वैनिटी फेयर। सो रिमेंबर दिस थिंग, वैनिटी फेयर, पब्लिशिंग डेट 1847 to 48. So yes, now here is some extra information about Makepeace Thackeray. Thackeray met Napoleon on St. Helena. Thackeray's characters such as Becky Sharp in Vanity Fair may well appear to be caricatures to modern readership. जो बैकी शार्प थी, जो वैनिटी फेयर में करेक्टर थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैनिटी फेयर अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और बहुत अच्छा वर्क है, मैंने खुद पढ़ा है। सो यू शुड रीड इट एंड yes. So this is all about today's video, and if you like the video, please give it a thumbs up, and if you find anything wrong in this video, please tell me in the comments so I can correct it. And yeah, do subscribe to my channel, and yes, thank you for watching.